आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बजटीय घाटे के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बजटीय घाटा होता क्या है कि जब सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है उस बजट में सरकार का व्यय कितना है और सरकार की प्राप्तियां कितनी है उसका अनुमान लगाया जाता है। तो जब सार्वजनिक व्यय जो होता है अगर प्राप्तियों की तुलना में अधिक होता है तो इसको क्या कहा जाता है? घाटा कहा जाता है। अब बजटीय घाटे की हम बात करते हैं तो बजटीय घाटे में सरकार एक वर्ष की अवधि में विभिन्न मदों पर कितना व्यय करेगी, चाहे उसका राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है, ये कितना होगा, और प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होगी उसका अनुमान लगाया जाता है। तो जब हम बजटीय घाटे की बात करते हैं तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? बजटीय घाटा। और सामान्यतः सरकार जब बजट बनाती है तो उसमें जो सार्वजनिक व्यय होते हैं और सार्वजनिक प्राप्तियां क्या होती है? बराबर होती हैं। तो जो बजटीय घाटा होगा सामान्यतः क्या होता है? शून्य होता है। अब बजटीय घाटे से संबंधित हम 3 अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहला हमारा है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा हमारा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा हमारा प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है राजस्व घाटा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बजट जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के भी 2 भाग थे, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। पूंजीगत बजट के भी 2 भाग थे, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। तो जब हम उस बजट में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की तुलना करते हैं, ठीक है, राजस्व घाटे में हम किसकी तुलना करेंगे? राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। जब सरकार का कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? राजस्व घाटा। माना कि एक वर्ष की अवधि में सरकार के द्वारा जो राजस्व व्यय किया जा रहा है वो कितना है? 1000 रुपये के बराबर। और उसमें से सरकार को जो प्राप्तियां हुई है, राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई? माना कि 900 के बराबर। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं दोनों का अंतर कितना है? 100 का। तो ये जो 100 है हमारा वो क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या बताता है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर। जब सरकार का कुल राजस्व व्यय अधिक होता है कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में तो इसे हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। अब देखिए राजस्व घाटे को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो सरकार का राजस्व व्यय है तो राजस्व व्यय सरकार का कौन सा हो सकता है? उसके 2 भाग है, योजनागत व्यय भी हो सकता है और गैर योजनागत भी। तो राजस्व व्यय हमको हम ऐसे भी ले सकते हैं, योजनागत राजस्व व्यय प्लस गैर योजनागत राजस्व व्यय। और राजस्व प्राप्तियां होती है वो सरकार की कौन कौन सी होती है? एक तो करों के माध्यम से जो प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं कर राजस्व, और करों के अतिरिक्त सरकार को जो भी प्राप्तियां होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व दोनों को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा? राजस्व प्राप्तियां। अब ये जो हमारा राजस्व आया है कुल, इसमें से इन कुल राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? राजस्व घाटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राजस्व घाटा है। अब देखिए जब राजस्व घाटा होता है अर्थव्यवस्था में तो वो क्या दर्शाता है कि सरकार के लिए राजस्व घाटा सरकार के लिए एक तरह से चेतावनी देता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? अपने जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्व घाटे में जो खर्चों की हम बात कर रहे हैं, जो राजस्व की बात कर रहे हैं, वो राजस्व कौन से होते हैं? गैर विकासात्मक व्यय होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब राजस्व घाटा होता है तो सरकार के लिए क्या चेतावनी देता है, क्या बताता है कि सरकार को अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए और जो कर राजस्व हैं या गैर कर राजस्व हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
क्यों? क्योंकि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है। तो ऋणों पर जो निर्भरता है वो एक तरह से क्या होगी? बढ़ती है। सरकार की जो लाइबिलिटीज होती हैं, जो देनदारियां हैं, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? देयता। देयता क्या होगी? बढ़ेगी जब राजस्व घाटा बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राजस्व घाटा है। क्या दर्शाता है? सरकार का कुल राजस्व व्यय अगर कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। और सरकार के कुल राजस्व व्यय में क्या आता है? जैसे राजस्व व्यय के संबंध में हम उदाहरण देखते हैं, तो राजस्व व्यय के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सरकार ने छात्रवृत्ति पर जो राशि खर्च की है, तो छात्रवृत्ति पर जो राशि खर्च की वो कौन सा है? राजस्व व्यय है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन चुका दिया है, तो वेतन भी एक तरह से कौन सा है? राजस्व व्यय है। सरकार ने अनुदान चुकाया है, अनुदान दिया है, तो इस प्रकार के जो व्यय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, और ये जो राजस्व व्यय हैं वो कौन से होते हैं? गैर विकासात्मक होते हैं। और कर राजस्व समस्त प्रकार के कर, चाहे वो आय कर है, जीएसटी है, सीमा शुल्क कर है, समस्त प्रकार के जो कर होते हैं। उसके अलावा हमने कहा यहाँ पे गैर कर राजस्व, तो गैर कर राजस्व में कौन कौन सा हो सकता है? जैसे सार्वजनिक उद्यमों से सरकार को आय हो सकती है, या सरकार को कोई लाभांश की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, लाभांश की प्राप्ति, या फिर हम देखते हैं कि सरकार को कोई फीस या जुर्माने से राशि मिल सकती है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? गैर कर राजस्व। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था, राजस्व घाटा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा राजकोषीय घाटा। जब हम राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, तो इसमें हम सरकार का कुल व्यय लेते हैं। ठीक है, सरकार का जो कुल व्यय है अगर कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा। अब सरकार का कुल व्यय कौन सा होगा? चाहे वो राजस्व व्यय है, चाहे वो पूंजीगत व्यय है। तो सरकार का कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय अगर अधिक होता है किसकी तुलना में? कुल राजस्व प्राप्तियों और कुल पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में हम ऋणों को शामिल नहीं करते। ऋणों के अतिरिक्त जो भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं और कुल राजस्व प्राप्तियां हैं, अगर उसकी तुलना में कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय ज़्यादा होता है तो ये किसको दर्शाता है? राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। और सरकार अपना ये जो राजकोषीय घाटा है, इस राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए क्या करेगी? उधार लेती हैं, ऋण लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा होता है वो किसके बराबर होता है? कुल ऋणों के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, राजकोषीय घाटा बराबर कुल उधार और अन्य सरकार की जो भी देनदारियां होती है। मतलब राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार की समस्त देनदारियां, ऋणों पर ब्याज चुकाया जाता है। ठीक है, तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। मतलब ऋण और ऋणों पर जो ब्याज चुकाया जाएगा, पहले जो ऋण लिया गया उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है, नया उधार लेना पड़ता है। तो समस्त प्रकार की जो देनदारियां होती हैं उसी के बराबर होता है राजकोषीय घाटे का मूल्य। या दूसरा हम कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा जो होता है वो सरकार के कुल ऋण के बराबर होता है। सरकार जो ऋण ले रही है तो वो ऋण कहाँ से ले सकती हैं? जनता से ले सकती हैं। तो मतलब राजकोषीय घाटा किसके बराबर होगा? जनता से जो ऋण लिया गया है, प्लस सरकार और कहाँ से ऋण ले सकती हैं? रिजर्व बैंक से ले सकती हैं। तो प्लस रिजर्व बैंक से जो ऋण लिया गया है वो भी जोड़ देंगे। प्लस सरकार और कहाँ से ले सकती हैं? विदेशों से। तो विदेशों से जो ऋण लिया गया है वो भी हम जोड़ देंगे। मतलब जनता से जो ऋण लिया गया है अप्रत्यक्ष रूप से, रिजर्व बैंक से जो लिया गया है ऋण वो, और विदेशों से लिया गया है, अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो भी क्या आएगा? हमारा राजकोषीय घाटा आ जाएगा। ठीक है, सरकार को जो घाटा होता है उसको पूरा करने के लिए ऋण लेती हैं। ऋण कहाँ से ले सकती हैं? जनता से, रिजर्व बैंक से और विदेशी संस्थाओं से। तो जो ऋण लिया गया है इन सबको जोड़ देंगे तो भी हमारे पास में क्या आएगा? राजकोषीय घाटा आता है। अब देखिए जो राजकोषीय घाटा है वो क्या दर्शाता है कि सरकार की
कुल ऋण संबंधी आवश्यकता कितनी है। राजकोषीय घाटा क्या प्रदर्शित करता है, सरकार की कुल ऋण संबंधी आवश्यकता कितनी है। कुल ऋण संबंधी का मतलब ऋणों के साथ साथ में जो ब्याज उसको चुकाना है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। जब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो वो क्या बताता है, राजकोषीय घाटा बढ़ने के साथ साथ में अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, नए नोटों को छापेगी, और जब नए नोट छापती हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ेगी तो वस्तुओं सेवाओं की कीमतें भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और कीमतों में बढ़ने की जो प्रवृत्ति होगी उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। तो राजकोषीय घाटे से क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार को नए नए नोट छापने पड़ते हैं जिससे वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। सार्वजनिक ऋणों पर जो भार है वो बढ़ता है। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कि सरकार कहती है कि राजकोषीय घाटा जैसे जीडीपी का 3.5% रखना है या 3% रखना है, या इसमें कमी करके 3% तक रखने का लक्ष्य है। तो राजकोषीय घाटे को भारत में जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा घाटा हमारा है प्राथमिक घाटा, या जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी डेफिसिट। जैसा कि हमने राजकोषीय घाटा पढ़ा था, तो राजकोषीय घाटे में हमने पढ़ा था कि सरकार की कुल ऋण संबंधी आवश्यकता कितनी है, जिसमें शुद्ध ऋणों के साथ साथ में ब्याज की राशि भी सम्मिलित होती हैं। अब यदि हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज की राशि कितनी भुगतान करनी है सरकार को, अगर उसे घटा देते हैं, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी, ब्याज का कितना भुगतान करना है, अगर हम इससे घटा दें तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। अगर हम कहें कि हमारा राजकोषीय घाटा था 1000 रुपये के बराबर, और उसमें से सरकार को ऋणों पर जो ब्याज चुकाना है, ब्याज की राशि कितनी है, माना कि 120 रुपये हैं, तो इस 1000 में से हम 120 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो 880 रुपये बचेंगे, यही क्या है, हमारा प्राथमिक घाटा है। तो प्राथमिक घाटा क्या दर्शाता है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज का जो भुगतान करना है उसे घटा देते हैं। अब प्राथमिक घाटा जो है वो सरकार के लिए क्या बताता है कि सरकार को ब्याज का भुगतान करने के अतिरिक्त ऋणों की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, ब्याज के अलावा सरकार को कितना ऋण चाहिए, मतलब सरकार के लिए ये एक तरह से बताता है कि सरकार के लिए जो ब्याज की अदायगी है, ठीक है, वो छोटी समस्या है या बड़ी समस्या है। क्यों, क्योंकि सरकार के द्वारा जो ऋण ले जाता है उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है, और इस ब्याज को चुकाने के लिए सरकार क्या करती है, और ऋण लेती है। भारत में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में जैसे 100 रुपये का अगर ऋण लिया जाता है तो लगभग 18 रुपये उसमें से ब्याज चुकाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये एक गंभीर समस्या है। तो ब्याज कितना चुकाना है, ठीक है, ब्याज की जो अदायगी है वो किसी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी समस्या है उसको प्रदर्शित करता है प्राथमिक घाटा। तो ये 3 प्रकार के घाटे होते हैं।